नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में JSSC में पूछे गए मैथ के सवालों को सॉल्व करेंगे और हम लोग का ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होने वाला है वो काफ़ी शानदार सॉल्यूशन होगा। आप लोग को बहुत सारे ट्रिक्स, शॉर्ट मेथड जानने के लिए मिलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बने रहें और सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक एक करके देखते जा और ख़ुद भी सॉल्व करें, तभी आप लोगों में एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन जो कहता है विजय अपने मासिक बजट के संतुलन के बारे में चिंतित है। क्या हुआ विजय के साथ ज़रा देखा जाए। कहता है पेट्रोल की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है, तो उन्हें कितने प्रतिशत पेट्रोल की खपत को कम करना चाहिए ताकि वह अपने बजट को संतुलित रख सके, है ना, संतुलित कर सके। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि विजय जो है वो पेट्रोल ख़रीदता है और पेट्रोल पर जितना पैसा खर्च करता है, ठीक है, तो अब क्या हुआ पेट्रोल का कीमत में 50% का बढ़ोतरी हो गया। तो अगर वो उतना ही पेट्रोल ख़रीदेगा तो उसे 50% जो है अधिक पे करना पड़ेगा, लेकिन वो खर्च को नहीं बढ़ाना चाहता है। तो अगर खर्च नहीं बढ़ाएगा तो क्या होगा, पेट्रोल जो खरीदेगा उसी में खपत करना पड़ेगा। तो वही कहता है कि कितना प्रतिशत जो है खपत में कमी करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। एक बहुत ही सुंदर मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से इसको समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छा आपको ये सॉल्यूशन लगेगा, है ना। देखिए विजय मान लेते हैं कि पहले पेट्रोल पर 100 रुपये खर्च करता था। विजय कितना खर्च करता था, 100 रुपये खर्च करता था। अब बताइए कि अगर इसमें 50% अगर वृद्धि हो गया, क्या हो जाएगा 50% वृद्धि, तो अब विजय को कितना खर्च करना पड़ेगा। अब विजय को जो है वो 150 रुपये खर्च करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर विजय जो है खर्च बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। तो अब क्या होगा, अब खर्च बढ़ाने के लिए तैयार नहीं तो इसको खपत ही कम करना पड़ेगा। तो देखिए 100 से हो गया 150, लेकिन विजय जो है वो 100 रुपया ही खर्च करना चाहता है, ठीक है, यानी 50 रुपया, यानी ये 50 जो है ये कम करना चाहता है, ठीक है। 150 हो गया यहाँ पर, लेकिन ये 50 फिर से कम करके वहीं पर जाना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि जो 50 कम कर दिया, तो यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे कितना कम किया 50, और कितना में कम किया 150 में, ठीक है। 150 में कम किया। तो अब देखिए दोस्तों 50/150 जो हम लोग का निकला, कितना कम किया और कितना में कम किया, तो ये जो हम लोग बट्टा के रूप में लिखे हैं ये आता है खपत में कमी का भिन्न, ठीक है, खपत में कमी का भिन्न। तो यहाँ पर खपत में कमी का भिन्न हो गया ये। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। खपत में कमी का भिन्न हो जाएगा, तो 5 से इसको हम लोग 50 से काट सकते हैं एक बार में, और ये 3 बार में। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये हम लोग का खपत में कमी का भिन्न कितना आ गया है 1/3। कितना आ गया, खपत में कमी का भिन्न 1/3 आ गया है। और ये जो खपत में कमी का भिन्न है इसको अगर हम लोग प्रतिशत में ले जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर आपको भिन्न को प्रतिशत में ले जाना है, कोई भी भिन्न दिया हो उसको अगर आप प्रतिशत में ले जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भिन्न को आप प्रतिशत में ले जाते हैं उसको आप 100 से खाली गुना कर दीजिए। तो ये खपत में कमी का भिन्न है, तो खपत में कमी का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 33.33 इतना % आपका आएगा, ठीक है। तो इसे 33.33% जो है खपत में कमी करना पड़ेगा, तब इसका जो खर्च है वो नहीं बढ़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 होगा हम लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए ये एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है sin 7 थीटा। यहाँ पर जो दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन लिया हूँ वो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल इसी तरह से मिल जाएंगे, ठीक है। बस थोड़ा नंबर वगैरह चेंज हो सकता है,
क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो पैटर्न आपका बिल्कुल यही रहने वाला है, तो आप ये सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से कीजिए, ठीक है। देखिए साइन 7 थीटा इजिकल टू कितना दिया है, कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, ठीक है, ये दिया हुआ है। जहाँ पर दिया हुआ है 7 थीटा और थीटा माइनस 6 न्यून कोण है। न्यून कोण तो आप लोग जानते होंगे, न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोई भी अगर कोण है तो उसे हम लोग न्यून कोण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा ये निकालने के लिए बोल रहा है, थीटा का मान। तो थीटा का मान क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ साइन है और कॉस है, तो यहाँ त्रिकोणमितिक अनुपात जो बोल सकते हैं इसको, जिसको ट्रिग्मेट्रिक रेशियो बोलते हैं, ये अलग अलग है। तो इसको हम लोग सेम में कर सकते हैं, तो साइन को कॉस में बदल सकते हैं, कॉस को साइन में बदल सकते हैं। तो देखिए यहाँ साइन और कॉस है, दोनों साइड एक ही अनुपात में होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। साइन को हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग कॉस लिखेंगे तो ये 90 में ये जो न्यून कोण है वो आप घटा दीजिए, ठीक है, -7 थीटा इतना हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 90, ये 90 नहीं होगा यहाँ पर थीटा -6 ही रह जाएगा दोस्तों, ठीक है, थीटा -6 ही रह जाएगा। अब देखिए दोनों साइड कॉस आ गया ना, तो आप कॉस हटा सकते हैं, ठीक है। तो कॉस जब हटा देंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 90 डिग्री -7 थीटा इजिकल टू थीटा -6 डिग्री, ठीक है। तो अब आप देखेंगे 7 थीटा ये माइनस में आप इसको उधर भेज देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 थीटा हो जाएगा, ये जाकर इसमें जुड़ जाएगा, तो 7 थीटा और एक और जुड़ जाएगा, ठीक है, यानी 8 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 को आप इधर ले जाएंगे तो 6 इधर माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा 90 के साथ। तो हम लोग देखेंगे फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, 8 थीटा इजिकल टू 96 मिलेगा, ठीक है, 96 डिग्री। तो बताइए अब हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर 8 से अगर इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 8 एकम 8 और ये कितना बार में कटेगा, 12 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 12 बार में कट जाएगा दोस्तों। ये हम लोग का कितना कटेगा, 12 बार में कट जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर हम लोग का जो थीटा का वैल्यू आएगा कितना आएगा, 12 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 12 डिग्री। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो काफ़ी आसान, इसको आसानी ढंग से हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। चलिए अब हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए आप खुद से क्वेश्चन को बनाइएगा ना तो बहुत आसान लगेगा दोस्तों। आप एक बार समझ लीजिए और इसको आप खुद से ट्राई कीजिए तो एकदम बिल्कुल बहुत ही आसान है, आपको बिल्कुल निश्चित समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखा जाए। ये भी देखिए त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। चलिए इसको बनाइए। यहाँ पर क्या कहता है, tan 4 थीटा इजिकल टू कॉट 80 डिग्री -3 थीटा। तो साइन 6 थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, साइन 6 थीटा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 10 और इधर कॉट, ये नहीं चलेगा, ठीक है। आप दोनों साइड जो है वो एक ही रेशियो में रखिए, ठीक है। तो 10 कॉट में बदलता है, ठीक है, और कॉट जो है 10 में बदलता है। तो हम यहाँ 10 कॉट में बदल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ कॉट लिखेंगे, कॉट जैसे ही लिखेंगे तो फिर ये 90 डिग्री में इसका जो एंगल है वो हम लोग हटा देंगे। क्या लिखेंगे, -4 थीटा, ठीक है, -4 थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हम लोग का इधर जो है कॉट थीटा, इसका मतलब है यहाँ पर कॉट 80 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, कॉट जो इधर दिया हुआ वैल्यू 80 डिग्री -3 थीटा, इसको हम लोग सेम इसी तरह से रख देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ कॉट और कॉट दोनों साइड है, ये कॉट हम लोग का हट जाएगा, ठीक है। जब कॉट हटेगा तो हम लोग का क्या बचेगा, 90 डिग्री -4 थीटा इजिकल टू 80 डिग्री -3 थीटा। दोस्तों अब यहाँ पर आप थीटा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। थीटा का वैल्यू निकालिए तो कैसे निकलेगा, देखिए ये 4 थीटा है माइनस में, उधर ले जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा 4 थीटा, और 4 थीटा में 3 थीटा घट जाएगा, सिर्फ थीटा बचेगा 1 थीटा, है ना। और ये 80 है, इसको हम लोग 90 साइड लेते आएंगे, ठीक है। तो 90 में 80 चला जाएगा, यानी कितना बचेगा, 10 बचेगा। क्लियर है। तो फाइनली हम लोग देखेंगे कि थीटा का वैल्यू कितना मिल रहा है, 10 डिग्री,
थीटा बराबर 10 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन जो है कहता है कि साइन 6 थीटा का मान बताइए। तो अब हम लोग साइन 6 थीटा, इसका वैल्यू तो काफ़ी आसानी ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। 6 थीटा मतलब कितना, 6 × 10 यानी 60 डिग्री, है ना। तो साइन 6 थीटा का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि साइन 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू हम लोग को मालूम है √3/2 होता है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, बहुत ही आसानी ढंग से हम लोग इसको सॉल्व किए। अब चलिए हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए सारा क्वेश्चन जो है लगभग आपको सेम पैटर्न पर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 बनाते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 पहले उसको अच्छे ढंग से पढ़िए, है ना। क्वेश्चन को पढ़ने से ही आधा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है ना। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गया तो उसका सॉल्यूशन भी जो है वो काफ़ी अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये दोस्तों, ठीक है। देखिए सिक्का को उछालने का बात बोला जा रहा है। 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक सिक्के पर विपरीत पहलू आने की संभावना क्या है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ठीक है। यहीं पर बता देते हैं कि अगर 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 सिक्के, एक सिक्के में क्या होता है। आप लोग सिक्का बहुत उछाले होंगे, आप बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो एक सिक्का में दोनों पहलू होता है उसको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका ज़रूरत पड़ेगा, आप बताइए। तो यहाँ पर देखिए एक सिक्के में 2 पहलू हेड और टेल होता है, ठीक है। तो आप अगर एक सिक्का उछालते हैं तो आपके पास क्या कुल परिणाम हो सकता है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम क्या आ सकता है। अगर आप एक सिक्का उछालते तो चाहे तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा तो कुछ आने वाला है नहीं, ठीक है। लेकिन आपको अगर 2 सिक्का एक साथ दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप दोनों सिक्का को जो है वो एक साथ उछालिए, ठीक है, तब क्या आएगा, कुल परिणाम क्या होगा। देखिए दोस्तों आप दोनों सिक्का जब उछालेंगे तो दोनों सिक्का पर कुछ ना कुछ तो पहलू आएगा ही, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कहता है कि जब 2 सिक्का को हम लोग उछालेंगे एक साथ तो हो सकता है कि दोनों सिक्का पर हेड आ जाए, ये संभावना बन सकता है ना, दोनों पर हेड आ जाए। एक पर हेड आ जाए, दूसरा पर टेल आ जाए, या दूसरा पर टेल आ जाए। यहाँ पर दोस्तों पहला पर टेल आ जाए, दूसरा पर हेड आ जाए, ठीक है। और या तो दोनों पर टेल आ जाए, ठीक है। ये 4 पॉसिबिलिटी बनेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 4 कुल परिणाम 2 सिक्का उछालने पर कुल परिणाम कितना हो रहा है। कुल परिणाम जो हो गया वो 4 हो गया, ठीक है। तो हम लोग का कुल परिणाम यहाँ क्लियर है। अब कहता है कि विपरीत पहलू, प्रत्येक सिक्के पर विपरीत पहलू आने की क्या संभावना है। देखिए यहाँ पर विपरीत पहलू कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ दोनों सेम आ गया, यहाँ विपरीत है, यहाँ भी विपरीत है, ठीक है, और यहाँ भी सेम है। तो विपरीत पहलू यानी कि हम लोग का ये क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम यानी जिसके बारे में हम लोग को संभावना निकालना है उसको हम लोग अनुकूल परिणाम में लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये और ये दोनों जो है इसमें विपरीत पहलू आया हुआ है, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 2, क्लियर है। तो हम लोग को जो संभावना निकालना है, ठीक है, हम लोग को जो संभावना निकालना है वो कितना हो जाएगा, तो संभावना या प्रायिकता, ठीक है, ये दोनों जो होता है वो सेम चीज़ होता है। और संभावना या प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 2 बटे कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 4। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 2 से 1 बार में कट जाएगा और 2 से 2 बार में। फाइनली हम लोग का आंसर जो है 1/2 आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं जितने भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन हर वीडियो में मैं डिस्कस किया हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए।
अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़िए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है एक क्षैतिज समतल पर स्थित टावर के पाद से गुजर रही रेखा पर क्रमशः 16 फीट तथा 25 फीट की दूरी पर दो बिंदुओं से उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो टावर की ऊंचाई क्या है? यही आपको निकालना है दोस्तों। यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा पूरक कोण का हम कंसेप्ट बताना चाहते हैं। पूरक कोण मतलब हो गया कि दो कोण, ठीक है। पूरक कोण क्या होता है? दो कोण को आप जोड़िए और अगर वो 90 डिग्री बना देता है, यानी योगफल 90 डिग्री, तो दोनों कोण जो है वो पूरक कोण होंगे। जैसे यहाँ पर 30 डिग्री, इसके साथ क्या जोड़ेंगे कि 90 डिग्री हो जाएगा, तो 60 डिग्री। क्लियर है? ये दोनों मिल करके पूरक कोण बनाएंगे, ठीक है। ये दोनों पूरक कोण हैं, ठीक है, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों को जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। तो आप ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ रखेंगे। दोस्तों आपको मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट कुछ बताना चाह रहा हूँ। देखिए यहीं पर बता देते हैं। आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो सेट में हमेशा मिलेगा, और ये तो मुझे लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा, और इसको बनाने के लिए आपको किसी तरह का कोई समय नहीं लगेगा। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेकेंडों में बना करके और ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए ये मीनार है, मान लीजिए ये क्या है? मीनार है। अभी इस क्वेश्चन को आप अभी थोड़ा सा ये इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आपको आसानी ढंग से क्लियर हो जाएगा। एक मीनार है और ये हम लोग का ये रोड है, ठीक है। तो इस रोड पर कोई दो बिंदु ले लीजिए, इस रोड पर कोई दो बिंदु ले लीजिए, और ये दोनों बिंदु से मीनार की हाइट, यानी क्या हम लोग बोल सकते हैं मीनार का शीर्ष, ठीक है, मीनार का जो ऊपरी भाग है, शीर्ष है, इसको देखा जाता है ये दोनों पॉइंट से, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ए और बी से, और ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ से। तो जब नीचे से ऊपर देखा जाता है, ठीक है, यानी हम लोग का लाइन ऑफ साइट जो है वो नीचे से ऊपर की ओर है, तो इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण हम लोग का यहाँ पर बन रहा है, जब यहाँ से देखेंगे ऊपर तब, ठीक है। उसी तरह बी से भी देखा जा रहा है ये शीर्ष को, तो यहाँ भी हम लोग का उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये इसका उन्नयन कोण हम लोग यहाँ बना दिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में, वो बिल्कुल फिक्स्ड पैटर्न का सवाल है। आपको एग्जाम में इसी तरह एकदम बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो दोनों कोण दिख रहा है, आपका कंडीशन यहाँ पर ये दिया हुआ रहेगा कि दोनों कोण एक दूसरे का क्या है? पूरक है। पूरक मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तभी ये वाला जो अभी कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं वो काम करेगा। तो ये मान लीजिए अगर थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए दोनों को जोड़िएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हो गए हैं। तो अगर आपको मीनार का ऊंचाई, यानी ए तो यहाँ नहीं दे सकते हैं हम लोग, इस यहाँ पर पी दे देते हैं, ठीक है, पी दे देते हैं और ओ दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मीनार की ऊंचाई है, ये क्या है? मीनार की ऊंचाई। और यहाँ पर एक और थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि ये जो मीनार का जो ये बेस है, ठीक है, यहाँ से इस बिंदु के बीच की दूरी कितना है? ये ए है, ठीक है। और यहीं से बी के बीच की दूरी कितना है? ओ से बी के बीच की दूरी बी है। कोई दिक्कत है? इतना सारा चीज़ आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। अब पूछेगा आपको मीनार की ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा? मीनार जिसको हम लोग ओपी मान रहे हैं, ठीक है, की ऊंचाई अगर इस तरह से आपको पूछ दिया, ठीक है, अगर ये पूछ दिया तो आप बिल्कुल आसानी से इसका आंसर देंगे। क्या देंगे? अंडर रूट ए इंटू बी, ठीक है, अंडर रूट ए इंटू बी। देखिए यही आपका कॉन्सेप्ट है। तो देखिए अब क्वेश्चन पढ़िए, एकदम सेम इसी टाइप का कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? देखिए इसके लिए हम अलग से भी फिगर बना देते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग का कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पर देखिए इसका आंसर आप लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहता है,
यहाँ पर कहता है कि ये जो मीनार है इसके बेस से ये दो बिंदु जो दिया हुआ है 16 फीट और 25 फीट की दूरी पर दो बिंदु है ना, यानी ये 16 फीट है, 16 फीट यहाँ से यहाँ तक, और ये 25 फीट है, कितना है 25 फीट, यहाँ से यहाँ तक 25 फीट है। क्लियर है। अब बताइए हम लोग को मीनार का हाइट निकालना, यानी मान लेते हैं इसको एच मान लेते हैं, और दोनों कोण जो है वो पूरक है, मतलब ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ पर आपको ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ समझा रहा हूँ इसीलिए लिख दे रहा हूँ। तो आप बताइए, इसलिए मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा √AB, तो यहाँ पर √AB की जगह क्या हो जाएगा 16 × 25 इजिकल टू कितना हो जाएगा, इसको आप हटा दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 का कितना 4 निकलेगा और 25 का 5 निकलेगा, यानी फाइनली हम लोग का कितना आ जाएगा 4 × 5 20 फीट आ जाएगा। कितना हो जाएगा 20 फीट। तो ये हम लोग का आंसर होगा। तो दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल इतना ही में ख़त्म हो गया है, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ बता दी हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया ढंग से। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जरा क्वेश्चन पढ़िए, है ना। कहता है एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। यदि इन भुजाओं को मिलाने वाला विकर्ण 10 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएं। दोस्तों यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होगा, इस तरह का चतुर्भुज होगा जिनमें आमने सामने की भुजा जो होती है, ठीक है, वो समांतर होती है, यानी ये इसके समांतर और ये इसके समांतर। यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें दो आसन भुजाएं, आसन मतलब एक दूसरे से सटा हुआ, तो एक को हम लोग मान लेते हैं कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, और एक कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, आसन भुजाएं हो गया। देखिए यहाँ ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये भी बराबर होते हैं, और इसका एक विकर्ण दिया हुआ है, या आसन भुजाओं को मिलाने वाला एक विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण, ठीक है। ये इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। वैसे इसको बनाने के लिए बहुत सारा मेथड है, लेकिन सबसे आसान और सबसे बेस्ट मेथड में आप लोग को यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करता है कि एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि समांतर चतुर्भुज अगर है और उसमें ये विकर्ण, ठीक है, इसमें विकर्ण अगर डाल दिया गया है तो ये कितना 2 त्रिभुज में डिवाइड हो गया है, और ये दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। तो अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं निकाल लूँ, उसी को 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका निकालने का तो बहुत सारा तरीका है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पर देखेंगे सबसे बेस्ट मेथड। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम तो जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इसमें जो कर्ण होता है और बाकी जो 2 साइड होता है, दोनों साइड का स्क्वायर करके अगर जोड़ देते हैं तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए वही सिस्टम लग रहा है क्या, जरा देखा जाए, 6 का स्क्वायर करके और 8 का स्क्वायर करके अगर जोड़ देंगे तो ये 10 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि ये जो फिगर है वो इस तरह में ढल गया, क्योंकि ये जो होगा वो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, और समकोण त्रिभुज मतलब यहाँ पर एंगल जो होगा वो 90 डिग्री बन जाएगा, और 90 डिग्री बन जाएगा यानी फिगर हम लोग का ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये फिगर हम लोग डायरेक्ट इसी तरह बना सकते थे, लेकिन समांतर चतुर्भुज के लिए मैं इस तरह से पहले बना दिया, लेकिन देखिए फिगर आपका जो है वो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 8 हो गया, और ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। सेंटीमीटर भी लिख लीजिए, सब जगह सेंटीमीटर लगा दीजिए, है ना, ये सेंटीमीटर। अब देखिए अब इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। वैसे तो ये त्रिभुज का जनरल फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ भी वही लगेगा। तो बताइए हम लोग को समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/2 गुने आधार, आधार कितना है 8, और गुने ऊंचाई कितना हो जाएगा 6। ये हम लोग का एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला, लेकिन हम लोग को पूरा समांतर चतुर्भुज का निकालना है तो उतना ये भी होगा, तो इसको खाली 2 से हम लोग गुना कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा, 8 छक 48, कितना हो जाएगा 48। क्या यूनिट लगेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, कितना लगेगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितना आसानी ढंग से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। तो अब चलिए हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को बनाएंगे। काफ़ी आसानी ढंग से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे।
आप लोग क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल मिजाज से पढ़िए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए कहता है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार अजिताभ और अमिताभ, लिख लीजिए, दोनों एक ही जैसा नाम लग रहा है ना। अजिताभ है ना, अजिताभ, और दूसरा कौन है, अमिताभ है, ठीक है, अमिताभ। तो ये दोनों जो हैं, अजिताभ और अमिताभ को कितना कितना वोट मिला है, अजिताभ को मिला है 59%, इसको कितना मिला है 59% इसको वोट मिला है। तो इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 41%, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे कि कुल वोट जो है वो कितना पड़ता है, कुल वोट जो होता है वो 100% पड़ता है, कहीं भी चाहे कितनों भी वोट हो जाए, लेकिन कुल वोट जो होता है वो 100% होता है। तो अगर इसको 59% मिलेगा तो जो 100 में बचेगा वही ना इसको मिलेगा, ठीक है, तो यही मिलेगा। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, इसको तो ज़्यादा वोट मिल गया, कितना ज़्यादा वोट मिला ज़रा देखिए, कितना ज़्यादा वोट मिला है। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, ये 18 मिलेगा, कितना मिलेगा 18% वोट जो है इसको ज़्यादा मिल गया है। किसको ज़्यादा मिल गया है, अजिताभ को ज़्यादा वोट मिला है। और यहाँ पर दिया हुआ है क्लियर, यहाँ पर वोट का संख्या दिया हुआ है कि इसको जो वोट मिला है वो 18% तो ज़्यादा मिल गया यहाँ के हिसाब से, लेकिन बोलता है कि ये 14,400 वोट के अंतर से जीत गया। यानी कितना वोट अधिक लाया, ये 14,400 वोट, मतलब 18% का वैल्यू, 18% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 14,400, ठीक है। 18% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 14,400। अब देखिए 1% का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो 1% के लिए इसको जाकर कैसे, इधर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी आप यहीं से काट सकते हैं। तो देखिए 18 से कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। तो 1% का वैल्यू 800, तो 100% कुल कितना वोट डाला गया वो निकालना है। तो 100% होता है ना, कुल कितना वोट डाला गया है तो वो 100%। तो आप 100% का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो 100% का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो यही हो जाएगा कुल वोट। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो आप इसको 100 से खाली गुना करना है। तो चलिए इसको 800 और 100 से और गुना करेंगे तो 2 जीरो यहाँ पर और आएगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे ढंग से क्लियर हो रहा है, सारा सॉल्यूशन अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप जहां भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हों प्लीज़ वहां तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे और चलते हैं। देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो होगा अब 8 होगा। क्वेश्चन काफ़ी आसान होगा, ये भी क्वेश्चन पहले पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों यहाँ पर कहता है एक हॉल 14 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। दोस्तों ये जो पैटर्न वाला सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप चाहे स्टेट एग्जाम दे या सेंटर का कोई भी एग्जाम दे, ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर ज़रूर पेपर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जैसे आप मान लीजिए कि एक घनाभ आपके पास है, ठीक है, या एक घनाभ है, मान लीजिए आपका जो कमरा होगा वो भी घनाभ है, क्लियर है। तो आप बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि उस घनाभ में कुल कितने विकर्ण होंगे, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, किसी भी घनाभ में कुल कितने विकर्ण होते हैं, ठीक है। दोस्तों ये तो आपको जवाब देना है। अब मैं बताता हूँ कि अगर कोई घनाभ है, कमरा भी घनाभ के रूप में होता है। दोस्तों यहाँ पर हॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो हॉल जो है वो घनाभ के आकार का होगा, तो घनाभ का विकर्ण है ना, घनाभ का जो विकर्ण होगा वही हॉल का भी विकर्ण होगा, ठीक है। तो देखिए अगर लंबाई दिया हुआ है, ठीक है, लंबाई कितना दिया हुआ है 14 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है जिसको हम लोग बी बोल सकते हैं, वो दिया हुआ है 12 मीटर,
12 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई यहाँ दिया हुआ है 8 मीटर, 8 मीटर। तो हम लोग को निकालना है इसका विकर्ण, ठीक है। तो इसलिए विकर्ण कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो विकर्ण होगा, विकर्ण की लंबाई है ना, विकर्ण की लंबाई है ना, विकर्ण की लंबाई जो होगा इसका फॉर्मूला होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पर अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो L मतलब कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर 196, ठीक है, 196 प्लस 12 का स्क्वायर मतलब 144 और प्लस एच स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो 196 और ये 144 यानी यहाँ पर हो जाएगा 340 और फिर ये 60, 460, यहाँ पर ये 64 है। तो सारा को कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो हो जाएगा वो 404 ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 404 क्या लिख सकते हैं हम लोग, उसको लिख सकते हैं ना 101 गुने 4 लिख सकते हैं। तो 4 का रूट तो बाहर निकल जाएगा 2, लेकिन 101 का नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 2√101 मीटर, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका विकर्ण की लंबाई, यानी हॉल के विकर्ण की लंबाई ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपको आसानी ढंग से क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, दोस्तों आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, ठीक है। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है 9 नंबर, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 2:3:5 के अनुपात में है, ठीक है। कितना के अनुपात में है, 2:3:5 के अनुपात में है। यदि उसका परिमाप 50 इंच हो तो सबसे बड़ी दो भुजाओं का अंतर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज का जो भुजा है इसका परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2, 3 और 5 के अनुपात में, 2:3:5 इस अनुपात में दिया हुआ है इसका भुजा, यानी ये भुजा नहीं है, भुजा का अनुपात है, ठीक है। अब यहाँ पर ये त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 50 इंच, कितना, 50 इंच दिया हुआ है। तो त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो है वो भुजा का अनुपात है। तो अगर हम लोग यहाँ के अनुसार से अगर हम लोग परिमाप निकालें तो कितना हो जाएगा, 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, 5 यूनिट और 5 यूनिट, कितना, 10 यूनिट। यानी इस त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। कितना यूनिट हो जाएगा, 10 यूनिट। और 10 यूनिट मतलब कितना हो जाएगा, 10 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 50 इंच। कितना दिया हुआ है, 50 इंच, है ना। 10 इंच, ये 10 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 इंच। अब हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 आकर के इसको डिवाइड करेगा, यानी 5 इंच निकलेगा। कितना, 5 इंच। अब देखा जाए कि हम लोग को क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी दो भुजाओं का अंतर क्या होगा। तो यहाँ के अनुसार देखा जाए तो सबसे बड़ी भुजा किसके अनुसार निकलेगा, 3 और ये 5। सबसे बड़ी भुजा तो ये 5 है और ये उससे छोटी 3 है। तो ये दोनों है ना, ये दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है। कहता है सबसे बड़ी दो भुजा, तो यानी दो भुजा यही है जो यहाँ पर सबसे बड़ी है। तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, ये दोनों के बीच का अंतर जो होगा वो कितना है, 2 का अंतर है। कितना का अंतर है, 2 यूनिट का अंतर है। 2 यूनिट का अंतर है ये दोनों के बीच में। तो वही हम लोग को 2 यूनिट का वैल्यू निकाल देना है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 5 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। तो ये 5 दूना 10 इंच, है ना। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी दो भुजा जो है उसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का, 2 यूनिट बराबर 10 इंच। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग का ये क्वेश्चन जो कहता है कि साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री किसके बराबर है। यहाँ पर साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री किसके बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला मैं बताना चाहता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, यानी एक साइन में रहे कॉस में रहे, ये स्क्वायरिंग वाला फॉर्मूला है। और थीटा मतलब एंगल दोनों में सेम होना चाहिए। अगर ऐसा बिल्कुल है तो इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये साइन है और ये कॉस है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये साइन में तो ठीक है, इसको हम लोग कॉस में बदल सकते हैं। अब दोनों में से किसी को भी चेंज करें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 31 डिग्री रहेंगे, ये इसको रखे रहेंगे, और प्लस ये साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर, जैसे हम लोग इसको कॉस में चेंज करेंगे तो ये जो 59 डिग्री है, ठीक है, इसको हम लोग 90 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 90 माइनस 59 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 31 डिग्री इजिकल, ये साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस, यहाँ प्लस का साइन होगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 में 59 चला जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा 31 डिग्री। अब देखा जाए साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 31 डिग्री, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, बिल्कुल यही फॉर्म मिल रहा है। थीटा यानी जो एंगल है वो भी सेम है, तो ये इसका वैल्यू जो होगा वो डायरेक्ट कितना हम लोग लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 1 लिख सकते हैं, और ये हम लोग का आंसर आ चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो चुका होगा। और हम लोग आज इस वीडियो में 10 क्वेश्चन को सॉल्व किए। आप ये सारा क्वेश्चन को एक बार फिर से बनाइएगा, क्वेश्चन बिल्कुल आसानी ढंग से आपसे भी सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।